हेलो एवरीवन, देखिए आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्विक रिवीजन सीरीज। ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज क्या है? क्विक रिवीजन में हम लोग तो हमारा टारगेट है 2024 में होने वाले पीटी। ठीक है, 2024 में स्पेशली आप देखेंगे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, जैसे यूपी पीसीएस होने वाला है। ठीक है, प्लस यूपीएससी, दोनों को जो पीटी के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम लोग बहुत ही कम लेक्चरों में पूरा कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। पहला हमारा सीरीज स्टार्ट हो रही भारतीय राज्य व्यवस्था से। इसके बाद आपको क्या होगा कि जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कई सारे सीरीज आएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा टारगेट है पीटी के लिहाज से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको पूरी यहाँ से इस सीरीज से आपका कवर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पढ़ने का क्रम यही होगा कि जिससे स्टार्टिंग से चलेंगे। संविधान का निर्माण हो गया, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, प्रस्तावना, संघ राज्य क्षेत्र हो गया, नागरिकता हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। तो हम लोग एक सीरीज से सीक्वेंस से लेते हुए चीज़ों को चलेंगे और पूरा डिटेल में, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, अमेंडमेंट हो गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति हो गया, ये पूरा हम लोग डिटेल में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे अपने पहले लेक्चर उस पर आते हैं, पहले अध्याय पे। ठीक है, इसका नाम क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण या संविधान का निर्माण। देखिए संविधान, पहले तो ये जान लीजिए संविधान है क्या। कहना है कि कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र को चलाने के लिए कोई दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि इसमें कि कैसे शासन संचालन होगा, किसके पास क्या अधिकार रहेंगे। ठीक है, कौन क्या कार्य कर सकता है, कौन क्या अधिकार नहीं है, कौन क्या कार्य नहीं कर सकता। तो इन्हीं का जो स्रोत है, कहाँ से सबको पता चलेगा? सबको पता चलेगा संविधान। मतलब कि दिशा निर्देशों की आवश्यकता जो होती है किसी देश को, उसी दिशा निर्देश को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है, तो यही है कि किसी, देखिए यही दिया ना, दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इन दिशा निर्देशों के स्रोत उस देश का संविधान होता है। ठीक है, और भारत का संविधान के बारे में क्या है? देखिए ये स्टेट पीसेस ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि भाई 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये बन के तैयार हुआ था। कब लागू हुआ? इसमें स्टेटमेंट जो दिया गया है एक निश्चित है, मतलब 26 नवंबर 1949, ठीक है, को अंगीकृत किया गया। ठीक है, और इसमें क्या है, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में क्या हुआ? लागू कर दिया गया संविधान को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कई चीज़ें स्टेटमेंट आपको, देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है संविधान सभा की मांग, क्योंकि यहाँ से आपको चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि 1895 में 1895 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया स्वराज विधेयक में भारत के लिए संविधान बनाने हो तो एक संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। किसमें? बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में 1895 में। ठीक है, आपको यूपीएससी में सीधे आपको यूपीएससी में एक जो स्टेटमेंट देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा, और अगर आपको नहीं पता तो आपको लगेगा इससे गलत है, जबकि ये सही है। ठीक है, और फिर देखेंगे 1922। देखिए 1922 में महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। फिर 1924 में क्या हुआ? 1924 में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने प्रकट किया था? स्वराज पार्टी ने किया था। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार किसने सर्वप्रथम? एम.एन. रॉय ने रखा था। ये भी आप देखेंगे PYQ देखेंगे यूपीएससी के प्लस स्टेट पीसीएस के, दोनों जगह ये क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट यहीं से। ठीक है, 1934 में कि संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले कौन रखा था? तो एम.एन. रॉय ने रखा था 1934 में। फिर देखिए 1935 में क्या हुआ? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु तो आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। संविधान सभा की आधिकारिक रूप से पहली बार मांग की गई थी 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। ठीक है, फिर देखिए 1938 में कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में लोकेशन बताइए कहाँ पे हुआ था, में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के लिए संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। मतलब कि एक सभा होगी तो वो डिफाइन करेगी कि कैसे उस देश के लिहाज से उसके क्या ज़रूरतें हैं, क्या उस देश की आर्थिक, इकोनॉमिक्स या सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, किस हिसाब से संविधान निर्माण हो, उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। ठीक है, किसने कहा था? कांग्रेस अधिवेशन महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है।
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि 1940 में इस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि संविधान का निर्माण हुआ कैसे, ठीक है, क्योंकि वो एक सतत निरंतर प्रक्रिया थी, ठीक है। तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा डिटेल वाइज देखने की, क्रम वाइज, ईयर वाइज। तो 1940 में इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया और इसे क्या अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, किसको, संविधान सभा की। तो 1942 में जब क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, निर्वाचित शब्द इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे आया हुआ है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के लिए एक संविधान तैयार करें। देखिए यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्होंने कहा था कि आप हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करिए, उसके बाद आपके लिए एक संविधान सभा का तैयार कर दिया जाएगा या बनाया जाएगा। लेकिन इसको देखेंगे, क्रिप्स मिशन को किसने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको जो है अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें जो है कोई भारतीय स्वतंत्रता की बात या फिर जो भी डिमांड थी उसकी बात नहीं की गई थी, ठीक है। और इसको देखिए किसने क्या कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब भविष्य का वादा कर रही, क्योंकि इन्होंने कहा था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप सपोर्ट करें उसके बाद ये चीज़ें कर दी जाएंगी, तो इसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक या भविष्य का वादा कहा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं संविधान सभा का अब गठन कैसे हुआ, ठीक है। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, ध्यान रखना किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। किसके आधार पर, तो कैबिनेट मिशन, ये पूछा जाता है किसके आधार पर हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में नवंबर में संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें सीटों का बंटवारा किसके आधार पर किया गया था, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया था। आज भी यही सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। ब्रिटिश प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ था, ठीक है। ये इसको जो है जब हम लोग अभी राष्ट्रपति वाला चुनाव पढ़ेंगे, राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, एकल संक्रमणीय प्रणाली, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचित, ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों से एवं अंशतः नामित, ठीक है, रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहाँ की विधायिका ने किया था। महात्मा गांधी जो है, ध्यान रखना, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। अब संविधान सभा के सदस्य कौन थे, आप लोग थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा। जैसे देसी रियासतों में जो है 93 सीटें आवंटित की गई थी, लेकिन वो भर नहीं पाई थी क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया था। किसने, देसी रियासतों ने, ठीक है। अब संविधान सभा जो थी उसकी संरचना क्या थी, तो इसमें भी आज भी लगभग वही, देखिए सेम संरचना बहुत सारे आपको, कि 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि चुनने की बात की गई थी, ठीक है। इसमें संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें प्रांतों में 296 सदस्य एवं देसी रियासतों के कितने, 93, देसी रियासतों के 93 और प्रांतों के 296, टोटल मिला के कितने हो गए, तो 389 सदस्यों की बात हो गई थी। जुलाई 1940 में प्रांतीय चुनाव हुए, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार पर संविधान सभा गठन किया गया था, तो उसी के जो भी रूल या डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया था उसी के आधार पर जुलाई 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए। तो प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को मिली 208 सीटें, जबकि मुस्लिम लीग ने कितने, 73 स्थान प्राप्त किए। और देखेंगे उसमें और भी पार्टियाँ थी, देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया होगा, कांग्रेस, मुस्लिम, ये यूनिस्ट पार्टी, पूरी इसमें दिया गया। तो सबको कुछ न कुछ सीटें हासिल हुई, ठीक है। अब देखिए संविधान सभा जब बन गई तो उसकी अब कार्रवाई क्या थी, आप देखेंगे संविधान सभा की कार्रवाई में पहली इसकी बैठक, ये इंपॉर्टेंट है पूरी टॉपिक, कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन हुआ। और इस बैठक में आप देखेंगे मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, उन्होंने बहिष्कार किया था। और वरिष्ठतम जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। और वरिष्ठतम सदस्य का जो चुनने की परंपरा थी, आप देखेंगे फ्रेंच परंपरा मानी जाती है। फ्रेंच में ऐसा होता था, जो वरिष्ठतम सदस्य है उसको संविधान सभा का जो अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इंडिया में भी वही फ्रेंच जो है परंपरा को फॉलो करते हुए वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन जब सेकेंड बैठक हुई 11 दिसंबर को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और एस.सी. मुखर्जी
और वीटी कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अब उद्देश्य प्रस्ताव आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बाद में यही जाके हमारा प्रेम्बल या प्रस्तावना बना। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान की संरचना, मूल तत्व और दर्शन निहित थे। किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए इसमें मोतीलाल नेहरू का नाम दे देता है, तो ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने पास कर दिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान का वही प्रेम्बल जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना है वही है, ये चीज़ें थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 देशी रियासतों और बचे हुए मुस्लिम लीग मतलब इंडियन डोमिनियन में जो थे के सदस्य धीरे धीरे संविधान सभा से क्या हुए, जुड़ने लगे। आपने देखा पहले में बहिष्कार कर दिया था बैठक में, तो धीरे धीरे अब लोग जुड़ने लगे थे। ठीक है, इसमें 3 जून 1947 1947 में काफ़ी इंपॉर्टेंट माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिली, और ये क्या भारत के विभाजन से संबंधित था माउंटबेटन योजना। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति को क्या किया, बदल दिया, क्योंकि जब विभाजन समिति तो अब संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती थी। संविधान सभा को 2 प्रकार के कार्य सौंपे गए थे। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए आगे क्यों 2 प्रकार क्या कार्य करते। पहला काम था कि आम कानून का निर्माण करना। ठीक है, अंतरिम संसद के रूप में जब कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष करते थे जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में। ठीक है, जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में जब अंतरिम सरकार की बैठक या आम कानून का निर्माण होता तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। यह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी हुए। जब स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य किया जाता तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ठीक है, और ये दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 तक क्या रहे, जारी रहे। अब बाद में जब संविधान सभा से जो है मुस्लिम लीग अलग हो गए तो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या जो 389 थी घट में 299 पे आ गई थी। ठीक है, संविधान सभा के और क्या क्या कार्य थे, जैसे कि भाई पूरी अब देश का निर्माण हुआ, देश के संविधान, तो उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना, सब कुछ उसमें क्या था। जैसे संविधान सभा द्वारा 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकृति दी गई। फिर 22 जुलाई 1927 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये देखिए स्पेशली आप देखेंगे स्टेट पीसेस वगैरह में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भाई कब किसको मंजूरी दी गई। तो 22 जुलाई 1927 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। कब अपनाया गया राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान को, तो 24 जनवरी 1950 को। फिर देखिए 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 24 जनवरी को ही आप देखेंगे 1950 में संविधान सभा की अंतरिम बैठक हुई। यद्यपि इस संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 को लेकर आम चुनाव के बाद एक नई संसद के गठन की बात की गई तथा अंतरिम संसद के रूप में ये कार्य करती थी। जो इसके पहले जो पूरा हम लोगों ने डिटेल में देखा था ये कि कैसे निर्माण कार्य कैसे किया, उसमें कौन क्या किस टाइम अध्यक्षता करता था, वो हम लोग डिटेल में देखा था। और यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था कि कुल संविधान निर्माण में कितने 11 सत्र हुई थी, समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और प्रमुख समितियाँ, क्योंकि समितियाँ बनाई गई थी कौन क्या देखे, जैसे प्रारूप समिति सबको लगभग याद होगा, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी। मूल अधिकार अल्पसंख्यक जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियमन, देखिए यहाँ पे प्रारूप समिति अलग है और प्रक्रिया नियम समिति संचालन समिति अलग है। स्पेशली आप प्रक्रिया नियम समिति से प्रारूप समिति मत समझ लिए, कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाती है। तो प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और प्लस प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और संघ शक्ति समिति और संघ संविधान निर्माण समिति या राज्य समिति, तो राज्यों में जो समझौते वगैरह उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, संविधान सभा की समितियों के प्रारूप में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रारूप समिति थी ना, देखिए प्रारूप समिति में आपको ध्यान रखना है कि एक तो अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, लेकिन इसके सदस्य और कौन कौन थे, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रारूप समिति में कितने लोग थे और इसमें एक लोग बाद में रिप्लेस भी हो गए थे एक लोग की डेथ की वजह से, तो उसको भी आप लोग मेंशन करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं संविधान का अंगीकरण मतलब कि कब स्वीकृत किया गया, उस टाइम की क्या सिचुएशन थी उसकी बात है। तो कह रहे हैं कि 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया और उस समय उद्देशिका थी,
395 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां सम्मिलित थी। ठीक है, अब देखिए संविधान का प्रवर्तन देखिए 2 फ्रेम में लागू हुआ। कुछ तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए, जैसे नागरिकता संबंधित हो गई, क्योंकि उस टाइम ये डिसाइड करना था भाई अधिकार किसको किसको दिए जाएं, किसके लिए चीज़ें डिसाइड की जाएं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट थी, जैसे नागरिकता, चुनाव, संसद संबंधित अस्थायी परिवर्तनशील जो नियम थे, वो जैसे ये आर्टिकल दिया, ये कुछ लागू कर दिए गए। और बाद में जो है शेष जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, वो आपने सुना होगा, झंडा रावी नदी के तट पर फहराया गया था, वो पूरी कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी एक है। इस दिन को संविधान के प्रारंभ के दिन तथा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आने वाला है, आपको पता ही होगा। संविधान के लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 निरस्त हो गए, क्योंकि इसके पहले हमारा जो शासन चल रहा था वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू ही संविधान निर्माण तक, या कह सकते हैं 1947 तक, जब तक लागू नहीं हुआ था चीज़ें तब तक वही चल रहा था, तो इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो और इसके बाद हमारा संविधान लागू हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या अगर देखेंगे, ठीक है, स्पेशली ये पीटी के लिहाज से स्टेट पीसीएस में काफ़ी पूछे जाते हैं कि संविधान सभा का चिन्ह हाथी था। सर वी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? वी.एन. राव। एच.वी.आर. एंकर संविधान सभा के सचिव थे। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के प्रमुख ड्राफ्ट मैन थे। ठीक है, मतलब प्रारूपकार थे। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक, मतलब कि उन्होंने डिजाइनिंग और ये सब की थी। नंदलाल बोस हो गए। वी.आर. सिन्हा द्वारा संविधान के मूल संस्करण को सौंदर्यीकरण और सजावट का कार्य दिया गया था। तो ये सब जो चीज़ें थी थोड़ा सा अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में। देखिए इंपॉर्टेंट ये कुछ क्वेश्चन है, आप उसको रोक के आप इसको लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। हमारा सेकंड है कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है हमारे। देखिए जो हमारा मूल विशेषताओं वाला है संविधान की, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान केवल संविधान नहीं है, वरन देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धतियों का एक महत्वपूर्ण पहलुओं से समझिए एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता। मतलब कि जो भी हमारे संवैधानिक प्रशासनिक जो पहलू हैं, अभी स्टार्टिंग में वही जो संविधान की विशेषताएं होती वो लोग देखा था वो है। अब देखिए संविधान की विशेषताओं मूल संरचना से, यहाँ प्रमुख विशेषताओं का अर्थ मूल संरचना से है। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट आया था उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ भी देखेंगे, प्लस जो संविधान अमेंडमेंट हो गया था, डिसीजन जो इम्पोर्टेंट थे उसमें भी देखेंगे। मूल संरचना संविधान के वे उपबंध है जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये किसने? ये केशवानंद भारती की सहायता 1973 में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा दिया गया था, मूल संरचना का कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है उसमें इन्होंने कहा था कि भाई मूल बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते संविधान में। और मूल संरचना क्या है, ये कई बार पूछता है, इसकी संविधान में क्या है, व्याख्या नहीं की गई है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार स्टेटमेंट सीधे दे सकता है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा हमारे संविधान में दी गई है, संविधान के अनुसार ये है। तो ध्यान रखना कि ये बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में कहीं इसकी व्याख्या नहीं दी हुई है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को संविधान में अब तक का सबसे व्यापक संशोधन किया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। ठीक है, अब संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? लिखित एवं विशाल है। ठीक है, अभी देखिए हम लोग धीरे बहुत बेसिक से स्टार्ट करें और बेसिक से चलते हुए एडवांस तरफ जाएंगे। अभी देखिए विशेषताएं में क्या, लिखित एवं विशाल है। ठीक है, हमारा संविधान में क्या आप देखेंगे विशाल इसलिए है, इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ। और वर्तमान में देखेंगे तो भाग तो 22 ही हैं। वर्तमान में देखिए हमारे पास जो है 22 भाग हो गए, प्लस अनुच्छेद बढ़ के जो 395 थे वो लगभग 470 प्लस हो गए हैं। ठीक है, और अनुसूचियाँ जो 8 थी अब वो कितनी हो गई, अब वो 12 हो गई। ठीक है, अब देखिए अब बहुत सारे जो है हमारे संविधान में चीज़ें कई स्टेट या कई देश से ली गई हैं, तो उसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे कहाँ से ली गई हैं। देखिए कह रहे हैं कि संविधान निर्माण ने प्रशासनिक विषयों से संबंधित उपबंध
निर्माण क्या जो हमारे प्रशासनिक संबंधित थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 का अनुसरण करते हैं, क्योंकि देखिए उसी से शासन संचालित होते हुए चला आ रहा था बहुत टाइम से। तो जो हमारे प्रशासनिक विषय थे वो डायरेक्ट हमारे 1935 अधिनियम से उठा लिए गए थे। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर किस चीज़ से हमारे संविधान में चीज़ें ली गई तो ये क्वेश्चन आता है 1935 के अधिनियम से डायरेक्ट, बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट ली गई। और भी चीज़ें जैसे आप देखिए प्रमुख स्रोत क्या है हमारे। अब देखिए पहले ये भारत शासन अधिनियम, वहाँ से क्या क्या लिया गया था, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, ठीक है जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, ये सब किससे, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अब ब्रिटेन या ब्रिटिश प्रणाली से क्या लिया गया, तो यहाँ से भी बहुत सारे जो है चीज़ें उठाई गई। क्यों, क्योंकि देखिए ब्रिटेन ही शासन कर रहा था तो वहाँ से बहुत सी चीज़ों को हम हैबिचुअल हो गए थे। तो वहाँ से आप देखेंगे इससे संसदीय शासन पद्धति, ठीक है, ब्रिटेन से ली गई। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, ब्रिटेन से। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है तो ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, तो वही चीज़ सेम है इंडिया में, मतलब इंडिया की एक नागरिकता ना कि कोई स्टेट की। तो जबकि अब अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ स्टेट की भी नागरिकता होती है और प्लस पूरे अमेरिका की होती है। तो एकल नागरिकता, कैबिनेट जो मंत्रिमंडल प्रणाली है, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, द्विसदनीय प्रणाली, रेट जारी करने का अधिकार, ठीक है, तो ब्रिटेन से लिया गया। अब अमेरिका से देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाना, और उपराष्ट्रपति का जो पद कहाँ से, ये देखिए पूछा था उपराष्ट्रपति का पद हो गया, ये भी यूएसए से लिया गया। संविधान संशोधन भी अमेरिका से लिया गया। अब आयरलैंड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, ठीक है, तो ये आयरलैंड से लिए गए। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है, जैसे नहीं आप देखेंगे कि राष्ट्रपति 12 लोग को जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र से नियुक्त करते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब साउथ अफ्रीका संविधान से क्या लिया गया, तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया तथा राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव जो है ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब वाणिज्य व्यापार, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इंपॉर्टेंट है, देखिए संयुक्त बैठक दोनों सदनों की कहाँ से लिया गया, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। अब देखिए कनाडा के संविधान से आप देखेंगे तो जहाँ पे से एकल नहीं, जहाँ पे केंद्र मजबूत होता है वो ज़्यादातर चीज़ें कनाडा से ली गई। से शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, क्योंकि आप ये देखेंगे ये जो है संघ को, मतलब कि सेंट्रल को मजबूत करती जो चीज़ें, तो वो चीज़ें ज़्यादातर कनाडा से ली गई। जैसे कि यहाँ आप देखिए राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो सेंट्रल द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है, भले राष्ट्रपति द्वारा किया था कि वो केंद्र द्वारा नियुक्त होता है, तो इससे केंद्र का प्रभुत्व रहता है थोड़ा सा राज्यों में। तो ये जो चीज़ें केंद्र मजबूत हो रहा है वो कनाडा से ली गई। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकार जो है ये भी कनाडा से लिया गया। और देखिए जर्मनी का वाइवर जो संविधान है वहाँ से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन हो जाता है वो जर्मनी से लिया गया। यूएसएसआर से क्या लिया, मौलिक कर्तव्य, मतलब यूएसएसआर मतलब प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे रसिया, रूस है, उससे मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय जो जोड़ा, अब फिर बाद में जो जोड़ा गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई, ये कहाँ से, यूएसएसआर से। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को कहाँ से लिया गया, फ्रांस के संविधान से। जापान के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। अब देखिए और क्या है, संविधान की संरचना का जो भाग है हम लोगों ने देखा कि वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ठीक है। और देखेंगे संविधान का जो दार्शनिक भाग है, किसको कहते हैं संविधान का दार्शनिक भाग, वो देखिए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो, जैसे कि हमने देखा ना मौलिक अधिकार अमेरिका से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया, तो ये संविधान के दार्शनिक भाग हैं। संविधान के राजनीतिक भाग ब्रिटेन का संविधान से लिया गया। कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है कठोर और लचीलापन, या कह सकते हैं कि कठोर और नम्य, मतलब लचीला, दोनों का मिक्स है। कैसे कह सकते हैं कि बहुत सारे जो संशोधन, जैसे राज्यों का निर्माण हो गया, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ये एक नॉर्मल साधारण बहुमत से ही संशोधन इसमें किया जा सकता है। वहीं अगर कठोरता की बात की जाए तो जैसे कि
निर्वाचन संबंधित प्रणाली है, ठीक है, संसद में प्रतिनिधित्व की बात है, तो उसके लिए राज्य कई 2/3 बहुमत मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कई बार राज्यों की भी सहमति आधे से अधिक होती है, तो वहाँ पे कठोरता दर्शाता है। तो भारत का संविधान नम्य या कह सकते हैं कठोर और लचीले का क्या है, मिक्स है। देखिए यही करें इसलिए भारत का कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में जब भी आपको वीडियो मिलेगी तो तब तक आप देख के बताइए कि अभी तक कितने हमारे संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं डायरेक्ट आती हैं कि इसमें कि भारत का जो संविधान ना वो एकात्मक की ओर थोड़ा के साथ संघीय व्यवस्था है, ठीक है। एकात्मक के साथ मतलब कि थोड़ा सा हमारे पास केंद्र को कहते हैं कि केंद्र के हाथ में थोड़ी सी शक्तियाँ ज़्यादा हैं। इसलिए जब अगर एकात्मक संविधान वो होता है कि जैसे अमेरिका का हो गया, कह सकते हैं अमेरिका में मान लीजिए, अमेरिका हालांकि एकात्मक नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर संघ राज्य दोनों के मतलब सेंट्रल और अमेरिका जैसे कि अमेरिका पूरा हो गया और स्टेट दोनों के प्रॉपर अलग अलग अधिकार है, तो वहाँ पे दोनों के एकात्मक नहीं है। एकात्मक वो होता है कि जहाँ पे केंद्र के हाथ में प्रॉपर पावर हो या पूरा केंद्र के नियंत्रण में, राज्य भी केंद्र के नियंत्रण में हो। तो भारत में कुछ चीज़ें हैं जो केंद्र को मजबूत बनाती है, तो वो एकात्मक लक्षण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे एकात्मक प्रणाली क्या हो गई, जैसे शक्तिशाली केंद्र हो गया, तो ये एकात्मक लक्षण कि भाई केंद्र शक्तिशाली है। एकल संविधान, क्योंकि जहाँ पे संघीय व्यवस्था होती है वहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो पूरे देश मतलब केंद्र का संविधान होता है प्लस राज्य का भी संविधान होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, तो एकात्मक प्रणाली ऐसे कई बार जो है आपको ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि इसमें से कौन कौन संघीय प्रणाली या एकात्मक व्यवस्था प्रस्तुत करते हैं, तो आपको A, B, C या सभी ऐसे बताना होगा। कभी कभी हो जाएगा कि स्टेटमेंट दे दे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित अधिकार या निम्नलिखित व्यवस्थाएं कौन से हैं जो संघीय रूप प्रदर्शित करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए एकात्मक प्रणाली की विशेषताएं क्या होती हैं, केंद्र शक्तिशाली होगा, एकल संविधान होगा, एकल नागरिकता होगी, एकीकृत न्यायपालिका होगी, अखिल भारतीय सेवाएं, क्योंकि देखिए अखिल भारतीय क्या होगा, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी ठीक है ये सेंट्रल के थ्रू होती है, लेकिन इसकी नियुक्ति कहाँ होती है, राज्यों में होती है। तो अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान है, सीधे सीधे आप पूरी कॉन्स्टिट्यूशन या कह सकते हैं पूरी राज्य अगर कहीं लगता है तो सीधे सीधे अधिकार सब कुछ राज्य या केंद्र के हाथ में आ जाता है राज्य से हट के। तो ये क्या है, एकल प्रणाली को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन संघीय प्रणाली में क्या होगी, 2 सरकारों की व्यवस्था, जैसे हमारे यहाँ कुछ संघीय प्रणाली से केंद्र और राज्य की सरकार, शक्तियों का विभाजन इसको प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे 7वीं अनुसूची में नहीं, समवर्ती सूची वाला विषय है, जो 7वीं अनुसूची में केंद्र की सूचियाँ हैं, समवर्ती है और राज्य की सूची है, तो ये शक्तियों का विभाजन प्रदर्शित करता है। लिखित संविधान, द्विसदनीय प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता आदि, तो ये सब क्या व्यवस्था है, ये दोनों कुछ संघीय विशेषताएं कुछ एकात्मक। अब देखिए लेकिन आप देखेंगे कि अगर भारतीय संविधान ने क्या किया, भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के ऊपर ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली को अपनाया। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए प्रधानमंत्री, अमेरिका में क्या है वहाँ पे अध्यक्षीय मतलब कि वहाँ पे आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आप देखेंगे वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में आपने नहीं सुना होगा। वहाँ पे जो हमारे यहाँ का जो कार्य प्रधानमंत्री करते हैं वहाँ का वो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के हाथ में वो पावर होती है। हम लोगों ने ब्रिटेन की प्रणाली अपनाई, संसदीय प्रणाली, लेकिन आप देखेंगे हम लोगों ने पूरा ब्रिटेन की प्रणाली नहीं अपनाई, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ब्रिटेन का जो सर्वेसर्वा या प्रमुख होता है वहाँ पे क्या उसको क्राउन बोलते हैं या किंग बोलते हैं, राजा बोलते हैं, तो वो क्या होता है वो वंशानुगत चला आता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो सर्वोच्च जो हमारे पद है राष्ट्रपति, आप देखेंगे हमारे यहाँ राष्ट्रपति क्या होता है वो वंशानुगत ना होके हर 5 साल बाद हमारे यहाँ राष्ट्रपति सीधे मतलब अब हालांकि इनडायरेक्टली होता है, लेकिन आप देखेंगे वो जनता द्वारा, क्योंकि देखिए इनडायरेक्ट चुनाव की जनता ने प्रतिनिधि चुना, फिर वो प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति को चुना, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा हर 5 साल में हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ब्रिटेन की तरह हम लोगों ने वंशानुगत राजा जो है नहीं अपना के राजतंत्र जो प्रणाली को नहीं करके मैं निर्वाचित राष्ट्रपति को चुना हुआ, हर 5 साल बाद हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये ब्रिटेन का जो राजा वो राजतंत्र को प्रदर्शित करता है, जो हमारा राष्ट्रपति है वो गणतंत्र को प्रदर्शित करता है। तो गणतंत्र को क्यों प्रदर्शित करता है, क्योंकि हमारा जो सर्वोच्च पद है वो भी इसका भी चुनाव होता है, ठीक है। अब देखिए अब जैसे कि ब्रिटेन का जो शासन है वहाँ से हमारा क्या डिफरेंट रहा है, तो ब्रिटेन का जो शासन प्रणाली है वो क्या है एकात्मक है, ठीक है। ब्रिटेन संविधान जो है एकात्मक है
और भारत में क्या है, भारत में देखेंगे तो संघीय शासन प्रणाली है। एकात्मक मतलब कि वहाँ पे बस केंद्र द्वारा हर चीज़ नियंत्रण होती है, सेंट्रल पावर, संघ जो है वहाँ पे मजबूत है। ठीक है, अब भारत में संघीय शासन। ब्रिटेन में आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखित संविधान नहीं, जबकि भारत में क्या है, लिखित संविधान है। और अतः संसद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अभी आगे देखेंगे क्या होता है, क्योंकि देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये है कि अगर संसद ने जो कह दिया वही सत्य है। ठीक है, ये कहते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि उसका जो है, अगर संसद ने कोई कानून बना दिया तो उसका जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है। तो संसद हमारे यहाँ इतना सर्वोच्च नहीं है। जबकि आप ब्रिटेन या जाएंगे तो वहाँ पे क्या, संसद ने जो कह दिया उसको जो है वहाँ की न्यायपालिका पलट नहीं सकती, चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, अब देखिए शासन की संसदीय प्रणाली की विशेषता हम लोगों ने थोड़ा देख ली थी, वही चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। अब कह रहे हैं कि संसदीय संप्रभु और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय क्या होता है। संसद संप्रभुता का विचार ब्रिटिश संसद से आया है। ठीक है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का विचार कहाँ से, अमेरिकी संविधान प्रणाली से जुड़ा हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि संसदीय सर्वोच्चता कहाँ से आया, ब्रिटेन से, और न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका से। भारत ने इस बीच में समन्वय कैसे बना। देखिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत की उचित समन्वय की प्राथमिकता दी। ब्रिटेन में वही है कि भाई अगर ब्रिटेन में जो है कि संसद ने कोई कानून बना दिया तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायपालिका। जबकि अमेरिका में भी है कि न्यायपालिका जो है उसको रिव्यू करती है, देखती है, तब चीज़ें करती है। लेकिन भारत में क्या है, दोनों का एक समन्वय स्थापित किया गया है कि आप देखेंगे बहुत सारे कानून जो संसद बनाती है वो जाहिर से डायरेक्ट लागू होते हैं जहाँ पे लगता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था ना कि बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत जो हमारी संरचना, अगर वहाँ पे जहाँ पे उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पे डायरेक्ट न्यायपालिका वहाँ पे आ जाती है और उस कानून का रिव्यू करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि दोनों का समन्वय है। ठीक है, चलिए क्या देखिए हम ओवरव्यू देख रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एकीकृत न्यायपालिका क्या है हमारे यहाँ, जैसे कि आप देखेंगे शीर्ष पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष न्यायपालिका है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखेंगे उच्च न्यायालय आता है। फिर उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हो गया। फिर अन्य निचली अदालतें से जिला अदालत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों और संविधान की संरक्षक मानी जाती हैं। ठीक है, हालांकि मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में आप देखेंगे तो आर्टिकल 32 और 226 दोनों के थ्रू आप मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जा सकते हैं। तो उसको हम लोग जब मेन में सर्वोच्च न्यायालय चैप्टर या फिर मौलिक अधिकार वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए भारत के संविधान में एकात्मक और संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई, क्या है उसमें उन्होंने ऊपर देख लिया है। ठीक है, अब देखिए एकात्मक सरकार में राज्य की समस्त शक्तियाँ, कह सकते हैं समस्त शक्ति या शासन व्यवस्था केंद्र के में निहित होती, जहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था होती। ठीक है, अब देखिए एकात्मक सरकार के समांतर जहाँ पे संघात्मक सरकार होती है, जिसमें राज्यों का एक संघ होता है। अतः भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोहरी शासन तंत्र की स्थापना की गई, केंद्र और राज्य की। ठीक है, केंद्र में राष्ट्रीय सरकार और उसके चारों ओर क्या होती है, राज्य सरकारें, जिसमें भारतीय संघ का निर्माण होता है। कहते हैं ना कि इंडिया इज़ द स्टेट ऑफ यूनियन, तो वही उसी का मतलब संघात्मक सरकार की। ठीक है, अब मौलिक अधिकार आपको पता है, विशेषताओं हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग ओवरव्यू पूरा यहाँ पे समझा के देख रहे हैं। भाग 3 में है, 12 से 35 में है। ठीक है, कितने प्रकार के हैं, 6 मौलिक अधिकार। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। जब हम लोग ये फंडामेंटल राइट्स देखें तो उसको डिटेल में भी देखेंगे। अब देखिए वही है जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि आर्टिकल 32 अगर उल्लंघन हो रहा है कि मौलिक अधिकार, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट और 226 तक उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, और वो रिट जारी कर सकता है, जो वही है 6 प्रकार की। देखिए और कह रहे हैं कि अब देखिए डीपीएसपी, अब डीपीएसपी हम लोगों ने देखा था। आप बताइए अभी आपको याद हो तुरंत बताइए कहाँ से लिया गया था राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि एक चीज़ भाई, मौलिक अधिकार अगर लागू नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए डायरेक्ट आर्टिकल 32 या 226 के थ्रू कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी लागू नहीं हो रहा तो आप इसको लागू करवाने के लिए न्यायपालिका की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, अब एक केस है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया। कह रहा है मिनर्वा मिल्स मामला कब आया था, 1980 में। आप स्टेट पीसेस में देखेंगे तो क्या होता है कि मिनर्वा मिल्स मामला करके एक साइड वो ईयर दे देता है, आपको मैच द फॉलोइंग में वहाँ पे पूछ लिया जाता है। साथ में यूपीएससी में स्टेटमेंट आ जाती है सीधे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान की स्थापना
मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन की आधारशिला पर रखी गई थी। तो स्टेटमेंट ही यूपीएससी में पूछ लेता है। अब देखिए मौलिक कर्तव्य, जाहिर सी बात है हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये स्वर्ण सिंह समिति के आधार मतलब रिकमेंडेशन पे 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, फिर बाद में 1976 में जोड़ा गया, फिर बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इसको हम लोग पूरा मौलिक कर्तव्य वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? राज्य कह रहे हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे। अतः धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म का विरोध नहीं करता और न ही किसी धर्म के प्रति उदासीन होता, बल्कि धार्मिक मामलों में क्या होता है? तटस्थता की नीति अपनाता है। लेकिन भारत में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, अभी हम लोग देखा था कि 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जिसका क्या तात्पर्य है? संविधान किसी पंथ, जाति या संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ अब जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार, हम लोग क्या किया? 61वें संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए कब हुआ था अमेंडमेंट। जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले इस लेक्चर में शामिल किए जा रहे हैं, आपको वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप बने हुए हैं। ठीक है, तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में मतलब 1988 के द्वारा मतदान की उम्र क्या कर दी गई? इस 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए हमारे यहाँ हम लोगों ने देख लिया था एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब कि अमेरिका की तरह ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्टेट का भी नागरिक होगा फिर पूरे अमेरिका। हमारे यहाँ बस भारत की नागरिकता होगी, एकल नागरिकता का प्रावधान है। स्वतंत्र निकाय में जैसे कि आप देखें चुनाव आयोग हो गया, लोक सेवा आयोग, ऐसे कुछ व्यवस्थाएं जो स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करती है, जिससे क्या होगा? हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूती मिलती है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन, ठीक है 356, मतलब स्टेट वाले में 365 की लगता है, वित्तीय आपातकाल 360 में। अब वही हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे क्या, जब आपातकाल लगती है तो चीज़ें एक हमारे यहाँ एक एकात्मक सरकार बन जाती है, जैसे कि केंद्र व्यवस्था, केंद्र सेंट्रल की तरफ से पावर आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग जब आपातकाल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। ठीक है, 93वें 74वें संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। उसमें 3 स्तरीय मतलब एक ग्रास रूट लेवल पे जो लोकतंत्र पहुंचाने की बात हो गई थी, वो हम लोग अमेंडमेंट देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे वो चैप्टर ये देखेंगे, वही है कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भाग 9 में। अब इसको हम अनुसूची जो हमारी हैं सूचियाँ, उसको डिटेल में नीचे देखेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सहकारी समितियाँ 97, ये कई बार क्वेश्चन आया और आज भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहे 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को बनाने के लिए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 एवं राज्य के निर्देशक तत्वों में सहकारी समितियों हेतु प्रावधान क्या गए? जोड़े गए, आर्टिकल जोड़े गए। ठीक है, अब उसमें अब आ जाते हैं कि डायरेक्ट अनुसूचियाँ देख लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करके रखिए। क्या है राज्य? पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों के नाम तथा उनके क्या क्षेत्र हैं, केंद्र राज्य संबंध और नाम उनका विवरण, पहली अनुसूची में। दूसरी में क्या है? हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, अध्यक्ष हो गए, इनके क्या है? वेतन, भत्ते, पेंशन क्या है, इनसे इस पूरी बात की गई। तीसरी अनुसूची में क्या है? ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में हमारे यहाँ जैसे कि केंद्रीय मंत्री हो गए, संसद के चुनाव के उम्मीदवार, संसद, उच्चतम न्यायालय, इन लोग की क्या है? पद ग्रहण के समय लिए यानी शपथ से संबंधित चीज़ें की गई। चौथी में राज्यसभा में राज्यों और संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण किसमें? चौथी में। 5वीं 6वीं आपको याद होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। 6वीं में इसलिए इंपॉर्टेंट है, 6वीं में देखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के बस इन्हीं 4 स्टेटों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विवरण है किसमें? 6वीं में। 7वीं हम लोगों ने देखा था, उसमें तीनों सूचियाँ, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची का बात की गई। 8वीं जो में 22 भाषाएं हमारे यहाँ। ठीक है,
जबकि अभी प्रेजेंट टाइम में 22 हो गई। जब मूल रूप से संविधान बचा तो उस टाइम 14 भाषाएं आई थी। 9वीं में क्या है, देखिए ये 9वीं सूची हमारे यहाँ पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके थ्रू जोड़ी गई थी। इसमें जमींदारी उन्मूलन और अधिग्रहण से संबंधित जो चीज़ें थी इसमें डाल के की गई थी। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 10वीं में दल बदल संबंधित कानून है जो 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। दल बदल वाला भी डिटेल में देखेंगे। 11वीं में क्या है, अभी जो लोगों ने देखा थे पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान किए गए थे उसके 29 विषय थे, ठीक है, जो 73वें 74वें संविधान 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। प्लस 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था नगर पालिकाओं से संबंधित, मतलब देखिए पंचायतें जी क्या है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ये शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय जो सरकारों की बात हुई तो वो 12वीं सूची में जोड़ी गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लेक्चर हम लोग ख़त्म करते हैं। आगे से हम लोग डिटेल में अगले लेक्चर से आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश रहेगी मिनिमम टाइम में चीज़ों को मैक्सिमम कवर किया जाए। आप लोग को जो भी डाउट हो, जो भी चीज़ों को क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी जो आपके दोस्त हैं साथी हैं उनको भी आप शेयर करिए। धन्यवाद।